तुम्हारा ये काम अपन से होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को साफ कर देना अपन के लिए आसान काम है, लेकिन किसी का भाई, किसी का बेटा, वो क्या बोलता है तुम, वो अपन से होने वाला नहीं है। एक बात बताओ जज साहब, मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक उन मासूमों का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, मौत बांटते बांटते अचानक उनको जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ? इंसानियत के नाते। अच्छा, मरने से पहले शिवा ये वसीयत कर गया था कि उसके मरने की खबर उसके घर वालों को मैं दूं। मैं उसके गांव गया, लेकिन जब मैं उसके घर वालों से मिला तो यूं लगा जैसे उनकी सांसें तक जख्मी हैं और शिवा ही उन सांसों का इलाज है, और वही उनकी आखिरी उम्मीद भी, जो अगर टूट गई तो वो भी टूट जाएंगे। इसलिए मैं ये खबर उसके घर वालों को नहीं दे सका। कितनी अजीब बात है जज साहब, मौत का फैसला सुनाने वाला मौत की खबर सुनाने से डर गया। कहीं शिवा की मौत वो पाप की गठरी तो नहीं जिसे सर से उतारना आपके लिए मुश्किल हो गया? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। शिवा ने दीनदयाल का खून किया था, उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसे मिली। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे हंसी तभी आती है जज साहब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं। सजा शिवा को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दीनदयाल का खून मैंने किया था। अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि एक खून के बदले दो फांसी नहीं हो सकती। शिवा के लिए फांसी का तख्ता मैंने तैयार किया था और फांसी का फंदा आप बन गए। उस बेचारे को मरना ही था तो मेरे हाथों क्यों? बापू के दोस्त, दादू दादू बापू के दोस्त आए। चाचा, मुझे एक जादू आता है। अच्छा बेटा। अरे आओ बेटे, आओ आओ बेटे। नमस्कार। नमस्ते, आओ आओ बैठो। अरे मुन्ना, अपनी माँ से कहे चाचा के लिए चाय बना के ले आए। अच्छा। बैठो बेटे, बैठो। बात दरअसल ऐसी है कि क्या बात है बेटे, बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? बाबा, वो शिवा है ना, सारा बोझ उठा लिया है मेरे बेटे ने, घर की नहीं बल्कि सारे गांव की शान बन गया है ये। अरे बहू अभी तक चाय लेके नहीं आई, मैं लेके आता हूँ। परेशान है? मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। मैं यहाँ सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। बता दीजिए, बता दीजिए कि वो खून मैंने किया था जिसकी सजा शिवा को मिली। यह भी बता दीजिए कि शिवा को फांसी हो गई और फांसी की सजा देने वाले आप थे। मैंने तो सोचा था यहां आकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? वो भी तुम जैसा खूनी? हाँ मैं खूनी हूं, हाँ मैं खूनी हूं। अगर मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसों की कमी की वजह से खून किया और आपने सबूतों की कमी की वजह से।
गुनाहों की काली रात से गुजरती मेरे बचपन से लेकर आज तक की कहानी में पहली बार शंकर हार गया। बूढ़े बाप की उम्मीदों के सामने झुक गया ये शंकर। बेटे के प्यार ने झिंझोर दिया, बहन के रिश्तों ने जकड़ लिया है मुझे। याद है जज साहब, उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा बन नहीं सकता। तब तक मैं इन रिश्तों से अनजान था, लेकिन आज मैंने इन रिश्तों को बहुत करीब से देखा है जज साहब। इस परिवार को, इस गांव को, उनके शिवा से बहुत उम्मीदें हैं। मेरी मदद कीजिए जज साहब, मैं शिवा बनकर जीना चाहता हूं, वरना ये परिवार अपने शिवा के गम में टूट के बिखर जाता। मेरी मदद कीजिए। तूने क्या सोचा? तू यहां से भाग जाएगी? घुंघरू के दाने तो घुंघरू से अलग हो सकते हैं, लेकिन तू मुझसे नहीं दूर जा सकती जानम, क्योंकि मैं खानम हूं, खानम। चल अंदर। मुझे जाने दो मौसी, मुझे अपने शंकर के पास जाने दो। तू अंदर चल। तुझे पाल पोस कर मिर्ची का झाड़ इसलिए नहीं बनाया कि जब तेरा तीखापन बेचने का वक्त आए तो गटर में छलांग लगा दे। वैसे भी शराबी और खूनी का भरोसा क्या है? तू उसके लिए तड़प रही है, वो उधर हो सकता है किसी का सर अपनी छाती पे रखे आराम से खर्राटे ले रहा हो। डॉक्टर साहब, राधा फिर से देख सकेगी ना? इसकी मुझे उम्मीद तो है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बहुत सी बातें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। या परवरदिगार, मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मैं दुआ तो मांग सकता हूं, मगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता। या परवरदिगार, तू आज मेरी एक दुआ कबूल कर ले। मेरी जिंदगी के अंधेरे के सदके में हमारी बहन राधा की आंखों की रोशनी लौटा दे परवरदिगार, रोशनी लौटा दे। आमीन। बाबूजी, 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 मैं देख सकती हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। भाभी, देखो भाभी, मेरी आंखें वापस आ गई है। ईशान, राधा, भैया, भैया, मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई है भैया, भैया। ठाकुर साहब, एक बहुत लंबा सेट आया है जिसका रिलेशन बंबई से है। आइए सेठ जी, आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे चलो। मैं बिहारी लाल बजाज हूँ। इस देश में जितने भी कागज के कारखाने हैं
एक दो को छोड़कर सब मेरे हैं। आपके लिए तोहफा लाया हूं। यह आपने गलत किया। क्यों? बिहारी लाल बजाज जिनका कागज का कारोबार हो, उनको अग्नि देवता से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक? मैंने गरीबी की गुदड़ी से अमीरी की गद्दी तक हर चीज को इतने गौर से देखा है कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जरा देखें तो सही, आपके पास कौन सा तोहफा है और उसके पीछे आपका मतलब क्या है? ये मेरे हैं और इनके बदले मुझे सिर्फ मिट्टी चाहिए। हजूर, ये हीरो और मट्टी का रिलेशन समझ में नहीं आया। हमें भी समझ नहीं आया सरकार। मैं आपके गांव में कागज बनाने के कारखाने खोलना चाहता हूं। हाँ, उसके लिए आपको जमीन चाहिए। हजूर, हमारे सरकार के पास इतनी जमीन है कि 10 लाख आदमियों की चिता एक साथ जलाई जा सकती है। कारखाने खुलने से गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी, वो तरक्की करेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। ठहर, जानते हैं ये कौन है? ये यहाँ के स्कूल के मास्टर हैं, लेकिन सरकार ने स्कूल को बड़ा मोटा ताला लगवा दिया है और इनका कनेक्शन यहाँ जोड़ लिया है। अब ये बच्चों को पढ़ाने की जगह सरकार को चाय पिलाते हैं। वाह, चल जा, रख दे चाय वहां। मैं चाहता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा के लिए गरीब, अनपढ़ और अंधे बने रहें और मैं उनको जुल्म की चक्की में पीसता रहूं। बिहारी लाल, जब तक गरीबों के तन पर फटा हुआ कपड़ा रहेगा, तभी तक हम जैसे अमीरों के घर पे रेशम का पर्दा रहेगा। और तुम चाहते हो कि ये लोग तरक्की कर जाएं, ये खुशहाल हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं। जाइए आप यहां से। आप तो खामखा नाराज हो गए ठाकुर साहब। गरीबों के उद्धार की बात करना तो आजकल फैशन हो गया है, इसलिए मैंने भी कह दिया, वरना मैं तो यहां आपके और अपने फायदे की बात सोचकर आया था। फैक्ट्री में आप और हम आधे आधे के पार्टनर होंगे और महीने का आपको 10 लाख मुनाफा हो जाएगा। 10 लाख? काम अगर अच्छा चलता रहा तो 20 लाख भी हो सकता है। 20 लाख? कहिए ठाकुर साहब, ये सौदा आपको कैसा लगा? गांव वालों, ठाकुर साहब भी इंसान है, एक नेक इंसान, कोई हवान या शैतान नहीं। वो आप लोगों पर ब्याज का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ठाकुर साहब ने यह फैसला किया है कि आज से वो गांव वालों से ब्याज नहीं लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव वालों, अगर असल पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज जोड़ा जाए तो आप लोगों की जमीन तो क्या, घर बार, कपड़ा, बर्तन, सब कुछ ठाकुर साहब के नाम पर हो जाएगा। लेकिन ठाकुर साहब हा नेक आदमी है ना, आप लोगों के घर बार तक नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि जिसकी जमीन उनके पास गिरवी पड़ी है, अगर वो जमीन ठाकुर साहब के नाम पे कर दे तो वो असल और ब्याज दोनों चुकता कर देंगे। आई, घबराइए मत, परेशान मत होइए। ठाकुर साहब उन जमीनों पर फैक्ट्रियां बनाएंगे, कारखाने खोलेंगे, गांव के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी। उधर ठाकुर साहब के कारखाने चलेंगे और इधर गरीबों के घर के चूल्हे जलेंगे। जिसको मंजूर हो तो बड़ी खुशी की बात है, और जिसको ठाकुर साहब का ये सौदा मंजूर नहीं, वो 10 दिन के अंदर अंदर ठाकुर साहब का कर्जा वापस कर दे, वरना सूद पे सूद और उसमें सूद जोड़कर हिसाब का इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा बना दिया जाएगा कि कर्जदार का सब कुछ ठाकुर साहब के नाम हो जाएगा। मैं गांव वालों, तुम लोगों को सिर्फ 10 दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ 10 दिन की मोहलत। अबे ओ, चिता की जली हुई लकड़ी, खून से पेट नहीं भरा, मांस नोचने को उतार आया है। हाँ, जाके अपने ठाकुर से कह दे कि हम गरीब अपनी जमीन किसी भी कीमत पर ठाकुर के नाम नहीं करेंगे। भाइयों, हम सरकारी बैंक में जाएंगे, हम अपनी जमीन सरकार के पास गिरवी रखकर सरकार से कर्ज लेंगे और ठाकुर का पैसा एक एक पैसा चुका देंगे। हमारा सब कर्ज उतर जाएगा। मैं अभी और इसी वक्त शहर जाता हूं।
अजी आजकल बैंकों की यह हालत हो गई है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज मांग रही है और तुम गांव वालों की जमीनों पर कर्ज मांगने आए हो। साहब, गांव वाले बैंक से कर्ज नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आजकल हमारे बैंकों की यह पोजीशन है कि हम किसी को 1 रुपया भी लोन नहीं दे सकते। अब जाइए, आई एम सॉरी। इसे कहते हैं मीठी छुरी से गर्दन काटना। वाह, क्या कनेक्शन काटा है। ये रहा आपका नजराना। लाला से रिलेशन तो दिवाली, लाला से नो रिलेशन नो दिवाली, बट दिवाला। शिवा भैया, अरे शिवा भैया आ गए, अरे रामू काका, शिवा भैया आ गए, शिवा भैया आ गए, रामू काका, शिवा भैया आ गए। क्या हुआ शिवा बेटा? क्या कहा बैंक मैनेजर ने? तुम चुप क्यों हो शिवा भैया? भैया, बैंक से कर्ज मिलने की कोई उम्मीद नहीं? क्या हम लोगों को कभी खुशी के दिन नसीब नहीं होंगे बेटा? ये है कागज के कारखाने का नक्शा और इसके लिए मुझे ये सारी जमीन चाहिए। कितनी चाहिए, कितनी? लाला प्लीज, मुझे ठाकुर साहब से बात करने दो। हाँ, आप मुझसे जरूर बात कीजिएगा, मगर ये नक्शा लाला को ही दिखाना पड़ेगा। सेठ जी, ठाकुर साहब और मेरा रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान और यमराज के बीच में होता है। ठाकुर साहब, जमींदार होने के नाते आपको जमींदारी का कामकाज भी देखना चाहिए। मेरी माँ को भी जमींदारी के काम से कोई मतलब नहीं था। वो तो बेचारी जिंदगी भर चुटकी भर सिंदूर के लिए तड़पती रही। उसी तरह मुझे भी जमींदारी के नींबू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसका निचोड़ा हुआ रस चाहिए। सेठ जी, कारखाने के लिए जितनी भी जमीन चाहिए ना, ये तो सब गांव वालों की है। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से अब ये सारी जमीन हमारे पास गिरवी पड़ी है। हम इसे हजम भी कर लेंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। समस्या सिर्फ इस जमीन की है। ये जमीन का टुकड़ा राम प्रसाद का है। ये भी हमारे पास पहले गिरवी पड़ा था, मगर ठाकुर साहब की मेहरबानी से हमारे हाथ से निकल गया। अब ये टुकड़ा हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। ये तो बीच की जमीन है और भी जरूरी है। कुर्सी में खटमल है क्या? नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो गए? बिहारीलाल, ठाकुर के मेहमानों को लाशों की तरह निश्चिंत रहना चाहिए। बैठिए आप। बैठ। लाला, तुम राम प्रसाद के पास जाओ और उसे कहो कि उसकी जमीन किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए।